जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी इस नई क्लास में। आज ये क्लास जो है हम लोग 12 वाले के लिए लेके आए हैं। 12 में फिजिक्स में जो एनसीईआरटी के जो सवाल हैं वो आपको यहाँ पे हम लोग क्रम से सीखेंगे कि क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम जो बोर्ड पेपर में प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो थ्योरी से भी, यानी कि थ्योरी जो है 50% आपकी थ्योरी आ रही है, 50% सवाल आ जा रहा है। यानी कोई भी एक थ्योरी देगा तो उसमें एक सवाल ऐड करके जरूर दे देता है। ठीक, तो इसके लिए आपको, अगर आप जो है थ्योरी तो सीख ही रहे हैं तो अलग से यहाँ पे हम लोग जो है, जो जैसे आप देखिए इसमें जो है आपका जो भी चैप्टर दिए रहते हैं वो इकाई के रूप में दिया रहता है। इकाई के रूप का मतलब ये है कि जैसे आपका वैद्युत भी, जैसे आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर हो गया, और जो आपका गॉस की प्रमेय वाला, ये दोनों करके एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो दोनों एक में मिला के दिया है। फिर वैद्युत विभव और धारिता वाले जो चैप्टर हैं वो दोनों एक में मिला के, जो पुरानी बुकें आती थी इन सब में ये जो है चैप्टर अलग अलग करके दिया है। तो जो एनसीईआरटी में सवाल दिए हैं वो पूरा सवाल जो है एक में करके दिया है। तो हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो चैप्टर है वो, और जो आपका गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर, इन दोनों को जो मिला के एनसीईआरटी में एक जो है एक चैप्टर बना के दिया, उसके सभी सवाल हम लोग क्रम से लगाएंगे। तो उसमें एनसीईआरटी के जो पहला प्रश्न है उसमें हम लोग जो है देखते हैं, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में केवल आपको एनसीईआरटी के सवाल लेके आया हूं, और इसमें जो भी मतलब इसके बाद जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा तो एनसीईआरटी का जो सवाल रहेगा वो क्रम से जैसे चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको ये सवाल मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो आपको दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर जो क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, इनके बीच कितना बल है। ये आपसे पूछा कि इनके बीच कितना बल है, बल पूछ रहा है। पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पूरा जो जो दिए रहे, जैसे आवेश दिया रहता है तो उसको Q से दिखाते हैं, अगर 2 आवेश दिया रहता है तो आप Q1 Q2 से दिखाते हैं। तो ये पूरा आप इस तरह से जो है पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे से सवाल लगाएंगे। देखो इसमें दिया वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, यानी कि R का मान दिया है कि R का मान जो है 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं जब भी हम सवाल लगाते हैं तो जितने भी मात्रक दिए रहते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जो SI मात्रक में कर लें। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर जो दिया है इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 30 सेंटीमीटर को अगर जो है हम 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, 100 से भाग देंगे तो मीटर में आ जाएगा। यानी कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻² मीटर, क्योंकि यहाँ 100 का मतलब है 10⁻², और जो 10⁻, जो ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻² मीटर। ठीक, अब इसके बाद जो है अगर यहाँ पे हम फिर आगे देखें तो 2 छोटे छोटे गोले पर क्रमशः जो आवेश दिया है, तो Q1 आवेश कितना दिया है, तो पहला आवेश दिया 2 × 10⁻⁷ कूलम। अगर एक आवेश दिया रहता तो हम केवल क्यू लिख देते, उससे काम चल जाता। 2 आवेश है तो उनकी अलग अलग पहचान करने के लिए हमको यहाँ पे Q1 और Q2 लिखना पड़ेगा। तो Q2 बराबर आपका दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद आपसे बल पूछा है, तो यानी कि यह बल पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि R दिया है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, और जो बल आपसे पूछ रहा है। तो आप जो इस चैप्टर में कूलाम बल के बारे में पढ़े होंगे कि कूलाम जो बल होता है वो 2 आवेशों, जैसे यहाँ पे दिया है आपका 2 आवेश, एक पे दिया है मान लो एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, 2 आवेश दिया है, एक दिया 2 × 10⁻⁷, और जो है दूसरा आवेश दिया 3 × 10⁻⁷, और जो ये R दूरी पर बोला कि अगर हम दूरी R मानते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रखा गया है, और आपसे इन दोनों के बीच लगने वाला बल पूछ रहा है। तो 2 बिंदु रहेंगे, उनके बीच की कुछ दूरी दी रहती है। तो इसके लिए तो हम कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उनके लिए काम करता है। तो कूलाम के नियम से जो हम फार्मूला को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। इससे हम सवाल यहाँ पे लगाते हैं, जितने भी मान दिए गए रख दीजिए। देखो y के लिए आप जानते हैं जो परावैद्युतांक k रहता है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे ये मान 1 रख देते हैं। बाकी सब मान हम यहाँ पे रखते हैं। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k का मान जो है कि एक नियतांक है, इसका मान आपका होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, फिर Q1 वाला आवेश जो हम यहाँ पे माने हैं कि आवेश Q1 है, इसको रख देते हैं। तो Q1 आवेश रखेंगे तो 2 गुणे 10 के घाते -7 कूलम, या आप जानते हैं फार्मूला जो है हम लगाते हैं या मान रखते हैं तो उसमें जो है मात्रक नहीं लिखते हैं। फिर दूसरा आवेश है Q2 का मान रखेंगे तो ये 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलम। ठीक, तो यहाँ भी इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो है फिर R का मान लिखते हैं। R का मान कितना दिया है, तो R का मान हम पाए 30 गुणे 10 के घाते -2 दिया है। 30 गुणे 10 के घाते -2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो इसी चीज को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये 30 गुणे 10 के घाते -2, फिर एक बार 30 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो देखो इनको अगर सॉल्व करना तो यहाँ 30 दिया है, तो क्या 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, और इस 30 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 बचा, यहाँ भी 3 है तो 3 गुणे 3 यहाँ 9 होगा, यानी एक 3 यहाँ पे एक 3 यहाँ पे, टोटल 9 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये 10 के घाते जो है -1 है और 10 के घाते -2 है, मतलब 10 के घाते -1 और 10 के घाते -2, तो 10 के घाते -1 यहाँ बच जाएगा और 10 के घाते -1 यहाँ, या आप यहाँ पे देख लीजिए ये आपका जो बचेगा यहाँ पे 2 लिखा गया, 2 और 3 को हम आगे लिख देते हैं, 10 के घाते 9 को पीछे और 10 के घाते -7 को पीछे कर देंगे, और जो दूसरा वाला 10 के घाते -7 है उसको यहाँ पीछे एक तरफ, क्योंकि जो आप घात वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो गुणांक वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर आपका जो ये दिया है मात्र 10 दिया है, फिर 10 के घाते -2 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 10 के घाते -2 दिया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक 10 से और एक 10 ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ काटेंगे तो ये 2 घात कैंसिल हो जाएगी, यानी कि यहाँ बचेगा 10 के घाते 7, ये 10 के घाते +7 बचा है। देखो ये 10 के घाते +7 और ये 10 के घाते -7, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ देखो 2 गुणे में 3 ये आएगा 6, इधर कितना बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया। 10 के यहाँ 10 दिया था, 10 के घाते 1 और 10 के घाते 1 यहाँ भी है, जब यहाँ से कैंसिल किए तो यहाँ 10 के मतलब 2 घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर बचेगा 10 के घाते +7 और यहाँ गुणे में 10 के घाते -7 है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 10 के घाते -7 बचेगा। और जो यहाँ पे 6 गुणे 10 के घाते -7 ये बचेगा। यहाँ देख लीजिए 10 के घाते -2 यहाँ पे और 10 के घाते -2 यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि 10 के घाते -2 फिर गुणे में 10 के घाते -2, ये टोटल मिलके हो जाएगा 10 के घाते -4। लेकिन ये 10 के घाते -4 अगर यहाँ पे नीचे है और इसको जो है हम ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो यहाँ 10 के घाते -4 नीचे रहेगा, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते +4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगी, लेकिन माइनस चिन्ह के कारण यहाँ पे मान लो 10 के घाते -7 है, यहाँ 4 जोड़ देंगे तो ये 10 के 6 गुणे में 10 के घाते -3 आ जाएगा। ठीक, -3 आ जाएगा। अब देखिए -3 बल निकाल रहे हैं आप, यानी कि F का मान निकाल रहे हैं, तो अगर ये F का मान आया है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। देखो यहाँ भी प्लस जो है, यहाँ पे 2 गुणे 10 के घाते -7 है, यहाँ भी आगे जो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो ये 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलम है, यानी कि दोनों बल जो हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, यानी कि जो प्लस या धनात्मक आवेश रहेंगे, यानी धन आवेश और फिर दूसरा भी धन आवेश रहेगा, यानी धनात्मक आवेशों के बीच या सेम आवेशों के बीच, चाहे वो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। तो यहाँ भी जो बल लगेगा ये प्रतिकर्षण का लगेगा। इसके बाद जो हम देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें बोल रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेश छोटे आवेशित गोले के कारण जो है वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो। इसके बाद आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा है, इतना जानकारी देने के बाद 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा है। एक बोल रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूसरा बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा कितना बल जो है लगता है। देखो
पहले फिर से प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, क्या क्या दिया है। दिया 0.4 माइक्रोकूलम आवेश, इसका मतलब कोई आवेश दिया है। एक आवेश अगर आप नोट करेंगे तो एक आवेश यहाँ पे दिया है, एक आवेश यहाँ पे दिया है, यानी दो आवेश दिया है। तो पहले आवेश को हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक, 0.4 माइक्रोकूलम। इसके बाद जो है Q2 बराबर मान लो यहाँ पे दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं कि Q2 बराबर ये आपका 0.8 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक। तो इसके बाद बोल रहा है कि आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, देखो वायु में दिया है 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी बल का मान दिया है कि ये मान लीजिए ये वाला गोले पे ये दूसरे गोले के कारण, इस छोटे गोले पर दूसरे गोले के कारण कितना बल लग रहा है, यानी कि F का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश 0.8 कूलम आवेश दिया हो तो उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। कहने का मतलब देखिए, आपको एक गोला यहाँ पे मान लीजिए दिया है Q1 जिस पर आवेश है, दूसरा गोला यहाँ पे दिया है Q2 आवेश है। ये पीके वाले गोले नहीं है भैया, ऐसा नहीं कि दूसरे गोले से आया हुआ है, ये पीके वाला गोला नहीं है, ना ये पीके वाला गोला है, ना ये पीके के भाई जीके वाला गोला है। ये जो है आवेशित गोले हैं, जो पृथ्वी पे छोटे छोटे कण, आप कोई भी कण मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस पर आवेश कितना दिया है, और देखो पहले गोले पे 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले पे कितना दिया है 0.2, जो है देखो 0.8 आपका माइक्रोकूलम इसमें दिया है। तो इनके बीच बल भी दे दिया है कि जो बल का मान है वो 0.2 न्यूटन है, ठीक। और जो है यहाँ पे इसके बाद इनके बीच की दूरी r पूछा है, तो r का मान हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक। देखो अब ये चित्र देख के आपको पता चल गया कि इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, जो बल इतना लग रहा है, दूरी आपसे पूछा तो आपको पता चला होगा कि ये जो है किनके नियम पे लगेगा, कूलाम के नियम पे लगेगा, यानी जो कूलाम के बल वाला फार्मूला है उस पर लगेगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बल का मान दिया है, R स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है, तो पहले यहाँ से देखो R का मान पूछा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो जो R स्क्वायर है यहाँ बटे में है, यानी भाग में, अगर इसको इस बगल लेके आएंगे तो ये जो है गुणे में हो जाएगा, फिर गुणे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर ये Q1 Q2, ठीक है। अगर ये आप इधर गुणे में हम इसको इस बगल लेके जाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि इधर हम ये आपको इधर कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, अगर हम जो है स्क्वायर को इस बगल लेके जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि R बराबर आपका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा। अब जिनके मान आप जानते हो सब मान आप रख दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप मान रखेंगे, देखो दिया है कि जो है वायु में है ना, यहाँ पे देखो जो गोला दिया है कि आवेशित जो गोला है यहाँ पे दिया है कि वायु में रखा गया है, तो आप जानते हैं K बराबर, वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, K का मान 1 दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर Q1 Q2 दिया है, तो यहाँ पे आप गुणे में 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब भैया 10 के घाते -6 होता है, तो यहाँ पे 10 के घाते -6 रख देंगे। और फिर दूसरा आवेश Q2 दिया है, तो Q2 का मान 0.8 माइक्रोकूलम, तो यहाँ भी 10 के घाते -6 हो जाएगा, ठीक। फिर बटे में यहाँ पे बल का मान जो दिया उसको रख दीजिए, तो बल का मान जो 0.2 न्यूटन दिया है, तो इसको हम यहाँ पे 0.2 न्यूटन रख देते हैं, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। देखो यहाँ से एक दशमलव पे, मतलब ये 0.2 का 2 में इसमें गुणा करेंगे तो यानी कि 0.4 आ जाएगा। अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यानी कि इसको काट देंगे तो 2, यानी 0. या तो आप दशमलव देख रहे हैं सेम स्थान पे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 से आप 4 में भाग लेंगे तो 2 हो जाएगा, और बाकी सबका आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम देखें तो 9, फिर जो है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 0.8 दिया है, तो पहले यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे जो पावर को एक साथ कर लेते हैं और बाकी आंकिक मान को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा 10 के घाते जो है 9, फिर बोले 10 के घाते -6 यहाँ भी दिया है, और 10 के घाते -6 यहाँ भी दिया है, तो ये टोटल आपका 10 के घाते -12 हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो है यहां से अगर हम देखें तो इसका जो मान आएगा आपका, इनका जो मान आएगा, तो यहां से एक पावर और हम अगर इनका एक पावर और कम कर लेंगे तो ये आपका ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आपका 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 10 लेके इसमें 0.8 में गुणा कर देंगे तो ये जो है केवल 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 8 2 गुणे में 8 रहेगा, यानी अगले स्टेप में अगर हम देखेंगे इसको तो ये आपका जो आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 9। देखो यहां से अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 9, फिर गुणे में ये 16 हो जाएगा, ठीक, ये 2 गुणे में 8 16 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम पावर देखें कि ये कितना बचेगा, ये 10 के घाते -4 बचेगा। यहाँ पे देखिए ये 10 के घाते माइनस, यहाँ पे +8 है, फिर यहाँ पे 10 के घाते -12 है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो आप जानते हैं आधार बराबर रहती हैं तो घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन माइनस के कारण घट जाएगा, तो यहाँ 10 के घाते -4 ये वाला बचेगा। अब यहाँ रूट में दिया गया है, अगर कोई भी मान रूट में दिया रहता है, जैसे आप जानते हैं कि कहीं भी अंदर रूट में 9 दिया है और जो है तो इसका मान आ जाएगा 3, फिर अगर गुणे में रूट मान लीजिए 16 दिया है तो 16 का रूट आप जानते हैं 4 हो जाएगा, और कहीं पे रूट अगर 10 के घाते -4 वगैरह दिया है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी घात अंदर जो है रूट में है और वो सम संख्या में है तो ये जो है फिर अगर सम संख्या में रहेगा तो उसका जो पावर जो रहता है वो आधा हो जाता है, यानी 10 के घाते -2 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 10 के घाते -12 गुणे 10 के घाते -2 मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। अच्छा, ये 10 के घाते -2 मीटर है, अगर इसको हम चेंज कर दें सेंटीमीटर में तो यहाँ 10 के घाते -2 है, अगर आप 10 के घाते -2 हटा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, तो ये केवल 12 सेंटीमीटर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आर का मान आपका आएगा वो आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से पूछा है कि ये पहले गोले द्वारा इतना, देखो यहाँ पे पूछा है कि आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण बल इतना लग रहा है, फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आपको जब ये पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था कि ये जो बल होता है, कूलाम का जो नियम है या कूलामी जो बल है वो एक न्यूटनी बल होता है। न्यूटनी बल का मतलब जैसे न्यूटन का बल, जैसे आपको पता है कि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी आपके जो विपरीत उतना बल लगाती है, तो इसमें भी उसी तरह से अगर कोई गोला आपका, जैसे गोला Q1 है, Q1 गोला Q2 गोले पे जितना बल लगाएगा उतना ही Q2 गोला जो रहेगा Q1 गोले पे बल लगाएगा। तो यानी कि ये दूसरा वाला जो आंसर आपसे पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा कितना बल लगता है, तो जो यहाँ पे बल का मान दिया है 0.2 न्यूटन, यानी 0.2 न्यूटन, यानी जो पहले का आपका आंसर है वो इतना आ जाएगा और दूसरे का जो आंसर रहेगा वो 0.2 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको कि किस तरह से ये आया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये बोलता है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K इंटू में E स्क्वायर अपान कैपिटल G है, फिर यम E लिखा है, फिर यम P लिखा है, बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इन अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। तो भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इन जो है अनुपातों का मान भी ज्ञात करना है, ये अनुपात क्या बताता है ये आपको यहाँ पे सीखना है। ध्यान से देखो, पहले जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि यह जो आपको मतलब ये जो नियतांक दिए हैं, नियतांकों का जो अनुपात दिया है ये बीमाहीन है। तो इस सवाल को हम लोग 2 स्टेप में देखेंगे। पहले ये जांच द्वारा ये सुनिश्चित करेंगे कि ये बीमाहीन है, फिर दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे जो है भौतिक नियतांकों का जो है अनुपात ज्ञात करेंगे कि इनका टोटल मान कितना आ रहा है, और फिर ये बताएंगे कि यह अनुपात क्या बताता है, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जितने भी इसमें नियतांक दिए हैं सबके मात्रक हम लिख लेते हैं ना। जब सबकी मात्रक लिख लेंगे तब हमको अगर मात्रक हीन होगा, देखो अगर कोई भी मात्रक इनका आता है, टोटल मात्रक आता है कोई भी, तो जो मात्रक आएगा उस मात्रक के अनुसार हम बीमा लिखते हैं। बीमाहीन बोला है तो सुनिश्चित कीजिए कि ये बीमाहीन है। अगर ये बीमाहीन है इसका मतलब ये मात्रकहीन आएगा, तो इसके लिए हम पहले सबका मात्रक देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से K का मात्रक देखें तो आपको पता है कि 1 अपान जो
कूलाम बल है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये टोटल मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये एक खुद नियतांक रहता है, ये टोटल। तो ये टोटल जो नियतांक रहता है इसको भी हम K समझते हैं, तो यहाँ पे ये K रहेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे K का मान देखना है, तो ये वाला K का मान अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा बल। तो यहाँ के जो है अगर हम K का मान देखेंगे तो ये R स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ऊपर, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और Q1 Q2 यहाँ नीचे चले जाएंगे। तो अगर हम जो है Q1 यहाँ से मात्रक अगर हम देखें K का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बल का मात्रक जो होगा न्यूटन और जो है R स्क्वायर दिया, R मतलब यहाँ पे दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होगा, तो लेकिन मीटर स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कूलाम दिया, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, यानी कि K का मात्रक ये आ गया। अब E का मात्रक अगर हम देख लें तो जो E है वो आप जानते हैं कि आवेश है, तो जो है 2 बार E दिया है तो E गुणे में E दिया है, तो दोनों बार जो है यानी कि जो आवेश दिया है दोनों बार E का जो आवेश मतलब आवेश का जो मात्रक रहेगा, तो E का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तो E स्क्वायर का जो मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ G का मात्रक देखें कैपिटल G, तो कैपिटल G का मात्रक देखने के लिए आपको पता है कि आप जानते हैं कि अगर दो आवेशों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो G कैपिटल G फिर M1 फिर M2 अपान R स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालना होगा तो यहाँ पे आपका कैपिटल G बराबर हो जाएगा F फिर इनटू में R स्क्वायर का गुणा इधर होगा, इधर क्योंकि बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो R स्क्वायर इधर M1 M2 दिया है, तो यहाँ अगर M1 M2 दिया है तो यहाँ पे आप जो है इसका मात्रक लिख देंगे। तो यहाँ पहले M1 और M2 आप लिख लीजिए। तो यहाँ से अब इसका अगर आप मात्रक देखेंगे तो G का मात्रक कितना आ जाएगा, तो यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन तो रहेगा, यहाँ मीटर दिया तो मीटर तो रहेगा ही, और M1 M2 ये तो जो है M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान, इनका मात्रक जो आएगा वो kg करके आएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ पे ME दिया है और MP दिया है। ME का मतलब यहाँ पे आपका होगा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और MP का मतलब भी आपका MP का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अगर ME का मात्रक हम देखेंगे तो ME भी तो द्रव्यमान ही है, अगर द्रव्यमान रहेगा तो इसका मात्रक किलोग्राम यानी कि केजी आप लिख लेंगे, और MP रहेगा तो इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये भी जो किलोग्राम ही होगा, तो यहाँ पे आप केजी लिख देंगे। अब क्या करते हैं, सबका मान हम रखते हैं और देखते हैं कि इनकी टोटल इनका जो मात्रक आता है वो क्या आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए KE बटे में G फिर ME और M जो है यहाँ पे आपका MP, इनका हम मात्रक देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम मात्रक देखेंगे तो KE का मात्रक कितना है, तो ये आपका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर गुणे में मात्रक देख लेते हैं, तो यहाँ पे E स्क्वायर का मात्रक देखेंगे तो E स्क्वायर का मात्रक यहाँ पे C स्क्वायर दिया है, तो यहाँ आप C स्क्वायर रख देंगे। फिर अपान पूरे का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे के बटे में है तो पूरे के बटे में हम इस तरह से लिख देते हैं पूरे के बटे में। फिर G का मात्रक कितना आया है, तो G का मात्रक आपका आ गया न्यूटन मीटर और जो है यहाँ अपान kg स्क्वायर रहता है, तो kg का स्क्वायर लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे फिर गुणे में है ME और MP, तो ME का भी जो मात्रक रहेगा वो kg होगा, और MP का जो मात्रक रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ kg दिया है, यहाँ kg फिर गुणे में kg यानी 2 बार kg दिया, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका कितना दिया था, यहाँ भी आपका जो है इधर से भी गुणा होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इधर मीटर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। ठीक, तो यानी कि टोटल इसका जो मान आ जाएगा वो एक मतलब अगर पूरा काटने के बाद इसका जो है कोई राशि बचेगी नहीं, जब कोई राशि बचेगी नहीं, टोटल काटने के बाद 1 आ गया और 1 जो है आया है तो कोई राशि नहीं बची। अगर कोई राशि नहीं बची है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बीमाहीन है, तो बीमाहीन राशि है। और बीमा जो आप देखिए अगर कोई राशि यहाँ पे नहीं यानी कोई भी मात्रक नहीं बच रहा है, ना केजी ना कूलाम ना न्यूटन ना मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो ये मात्रकहीन है। अगर ये मात्रकहीन है यानी कि मात्रकहीन है, अगर मात्रकहीन है तो ये जो है क्या होगा, ये अगर मात्रकहीन राशियां जो है
वो बीमाहीन भी होती हैं। बीमा उन्हीं का होगा जिनका कोई मात्रक होगा, तो मात्रकहीन राशियां जो है बीमाहीन हो जाएंगी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहां से सबका पहले क्या करेंगे, सबका मात्रक एक जगह आप ऐसे लिख लीजिए, फिर इसमें उठा के मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सभी जो मात्रक है वो कट जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप पाएंगे कि कुछ बचता नहीं, तो मात्रकहीन रहेगा तो बीमाहीन। ठीक, यहाँ तक तो आपका ये प्रश्न हो गया। ठीक, यहाँ तक आप पहले नोट कर लें, इसके बाद हम यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है इसको देखते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम जो है यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें जो सेकेंड वाला पोर्शन पूछ रहा है, फिर उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इन अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इन अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इन अनुपातों का मान देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले इन अनुपातों का मान लिख लीजिए। तो k का मान कहाँ, आप देखो अभी आपको बताया था k का मान जो हम कहाँ से देखते हैं, तो k का जो मान है वो हम देखते हैं कि कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो रहता है उसके स्थान पे हम k देखते हैं। यहाँ मान लो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर रहता है, तो यहाँ से k देखते हैं तो आपको पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। तो इसका मान हम रख लेते हैं। फिर E यहाँ पे दिया, E मतलब आपका मूल आवेश है। E मतलब क्या है, मूल आवेश है। तो E का मान कितना होता है, तो E का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 जो है कूलाम हो जाएगा। E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। ठीक, फिर G का मान, तो G का मान आपको देखना है, G क्या है, ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो G का मान आपको पता है, G का मान 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस 12 हो जाएगा। G का मान जो 10 के घाते माइनस 12। अब दूसरे वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो बोल रहा भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ये भी आपको बताना। देखो, तो जितने भी यहाँ पे नियतांक दिए हैं सबके मान, जैसे यहाँ के क्या था कि k का मान 1/4 पाई, जो k है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका जो मान है k है। फिर E क्या है, E आपका मूल आवेश है। अगर E मूल आवेश है तो इस पे आवेश आप जानते हैं कि E जो मूल आवेश है उस पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम का होता है। तो E के स्थान पे आप कितना मान रखेंगे। फिर जो है आपसे कैपिटल जी, तो कैपिटल जी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जो है ME, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और MP यहाँ पे दिया है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9 गुणे 10 के घाते मतलब 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 केजी, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान वो 1.67 गुणे 10 के घाते माइनस 27 केजी है। तो यहाँ पे इन नियतांकों का मान आप इसमें जो नियतांक यहाँ पे दिया गया है उसके आधार पर आप रख देंगे। तो यहाँ k का मान कितना होता है, तो k का मान जो आपका आएगा, मान लीजिए यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो G ME फिर MP। अब यहाँ पे मान रखेंगे k का मान आ गया 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, फिर आपका E का जो मान आएगा, तो E का जो मान है वो 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 दिया है। तो यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के घाते जो है माइनस 19 दिया है, उसका यहाँ पे मान लीजिए E का स्क्वायर दिया, जिनको दो बार हम लिख लेते हैं। एक बार जो है फिर आपका 10 के घाते माइनस 19, फिर जो है एक बार 10 के घाते माइनस 19। ठीक है, ये आएगा 1.6 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे आपका 9 नहीं माइनस 19 होगा। तो यहाँ पे 10 के घाते माइनस 19, इसका भी आप वर्क करेंगे तो ये चीजें दो बार हो जाएंगी। तो यहाँ से फिर जो है बाकी आगे मान हम रखते हैं। तो G का मान रखेंगे आप तो 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस 11। फिर यहाँ से आप जो है ME का मान रखेंगे, तो ME का मान जो रहेगा वो आपका 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31। और फिर जो है इधर प्रोटॉन का द्रव्यमान रखेंगे, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67
गुणे 10 के घाते माइनस आपका 27 हो जाएगा, तो माइनस 27 kg। अब इतने को आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो पावर रहते हैं हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो घाते दी रहती हैं उनको एक साइड आप कर लें, और इसके बाद जो दशमलव वगैरह रहते हैं उनको अगर दशमलव आप जो हटा सकें तो वहां से दशमलव गायब कर दीजिए। अब यहाँ से देखो, पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से दशमलव देखेंगे, जहाँ एक एक अंक पे दशमलव उसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव दिया गया है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ से 2 अंक पे दशमलव। आप यहाँ तो 100 10 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 10 का मतलब 100 का ऊपर गुणा करेंगे और 100 का नीचे गुणा कर लें, तो यहाँ से 1 दशमलव इधर गायब, 1 दशमलव इधर गायब, और ये जो है 2 अंक पे है तो यहाँ पे गायब, यानी कि ये दशमलव और ये दशमलव यहाँ से हम हटा सकते हैं। 2 अंक पे था तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, और जो है क्या करेंगे कि जो घात वाले हैं सबको एक तरफ, बाकी आंशिक मान वाले एक तरफ, तो 9 गुणे 16, फिर यहाँ पे गुणे 10 के घाते 9, और यहाँ पे 10 के घाते -19, और गुणे 10 के घाते -19 दिया है। ठीक, और इधर भी जो दिए गए हैं मान सबको एक तरफ 6.67 गुणे 9.1, फिर यहाँ पे आप 1 दशमलव जो है 167 दिया तो 167 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 के घाते -27, और इधर जो दिए गए हैं इनको भी आप यहाँ लिख लीजिए 10 के घाते -11, और इधर जो है आपका आ जाएगा जो 10 के घाते -31, तो 10 के घाते -31। ठीक है, फिर सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे सबको हम जोड़ लेंगे और यहाँ से इनका मान निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये 16 गुणे 16, ये 256 हो जाएगा। यानी 256 जो आएगा उसमें हम क्या करते हैं 9 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 54, 5 बचेगा, 9 5 45। फिर यहाँ पे आपका जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, तो आ जाएगा 0। फिर जो है 5 बचेगा तो 9 गुना 18, और जो आपका 5 रहेगा वो आ जाएगा 23। तो यहाँ से आपका ऊपर आ जाएगा ये जो है 2304, ये ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे घात अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 10 के घाते +9 है, तो ये 10 के घाते -19 है, तो यहाँ पे जो -19 है तो यहाँ 10 के घाते -10 बच जाएगा, और 10 के घाते माइनस यहाँ पे 19 रहेगा, तो ये टोटल मिला के 10 के घाते ये यहाँ पे जो है टोटल मिला के आपका आ जाएगा 10 के घाते -29। नीचे वाली अगर घात देखें तो सबको आप ऐड कर लीजिए, तो जो सबको जोड़ेंगे तो यानी कि 27 आपका 11 और 31, इन सबको जोड़ लीजिए। अगर 27 फिर 11 31 रहेगा तो इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल 9 आ जाएगा, और इधर जो है आपका 3 3 6, ठीक, ये 3 और ये 3 6 आ जाएगा, यानी माइनस में इतना आ जाएगा, माइनस जो है आपका 69 आ जाएगा, -69, ये टोटल -69 नीचे आएगा, तो इसको जो है प्लस ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका +69 हो जाएगा, तो इसको प्लस जो है 69 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक, और नीचे आपका जो बचा है वो कितना बचा है, तो नीचे आपका 6 यानी 6.67 गुणे जो है 9.1 और गुणे जो है 167। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अगर 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 के घाते -1 जुड़ेगा, और यहाँ पे 2 मतलब 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव था, 1 अंक पे 2 अंक पे यहाँ पे, तो ये 10 के घाते 3 हो जाएगा। ठीक, ये 10 के घाते -3 हो जाएगा, तो ये सब पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा हट जाएंगे तो यहाँ पे आप इन सब का गुणा कर लीजिए, इन सब का गुणा करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, गुणा करेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे पूरा दशमलव लगा के यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये लगभग जो है आपका 101 के आसपास आता, तो यहाँ पे सबका आप गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पे जब तक गुणा नहीं करेंगे तो आपको देखो गुणा भाग करने में, जैसे ये जितने खतरनाक गुणे भाग रहते हैं उतने ही आसान होते हैं, लेकिन आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो है 1 दशमलव जो दिया है 6.67 उनका आप गुणा कर लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ 91 दिया है, तो यहाँ से हम गुणा करते हैं, ये 7 ये 6 ये 6 ये फिर जो है, फिर आप जब यहाँ पे गुणा करेंगे 9 का तो आपका 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, और जो है यहाँ पे फिर 6 रहेगा तो 54 हो जाएगा, तो आप जो है 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर जो 6 बचेगा फिर 54, तो ये टोटल 60। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आपका 7, फिर ये जो है आपका 9 6 0, फिर ये 6, और फिर उधर जो आपका बच रहा है फिर एक बार 100 जो 67 आया उससे गुणा कर लेंगे, तो एक बार 167 से गुणा करेंगे तो ये 49,
जो ये आएगा 49, 4 बचेगा, फिर 9 7 63, 4 आपका 67 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो ये 6 7 42 और 42 और जो आपका 6 आएगा वो 48 हो जाएगा। ठीक, 42 6 48 हो जाएगा और इसके बाद जो है आपका बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 उतर जाएगा और फिर ये आपका 42 आ जाएगा, तो यहाँ 42 लिख दीजिए, फिर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 42 आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर जो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर जो ये आपका जब इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 54 और जो आपका 4 रहेगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जो है 58, फिर बचेगा यहाँ 5, फिर ये 36 और 36 5 आपका 41 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, फिर यहाँ 4 आप जो 0 है तो 4 उतार लेंगे, फिर ये आपका 36 आ जाएगा, यहाँ आप जो है पूरा फिर ये टोटल उतार दीजिए, यानी कि यहाँ से 7 फिर 9 फिर 6, ठीक, फिर यहाँ पे आपका 0 फिर 6, ठीक है, ये आपका 9, ये भी 9, ये जो है 8 8 16 और 16 जो और 7 जो आपका रहेगा वो 25 आ जाएगा, तो 2 बचेगा, इधर 9 2 11 और ये 5 16 हो जाएगा, फिर एक यहाँ रहेगा 6 और 4 10 और 2 12 1 13 आ जाएगा, इधर जो है जो आपका आ जाएगा कितना, जो 10 और 10 1 11 और इधर भी जो है आपका आ जाएगा टोटल 10, तो ये आपका आ गया लगभग इतना मान आया है। तो इतने मान में अगर मान लो यहाँ पे हम 10 रो नहीं भी लगाते, मान लो यहाँ पे 10 रो वाला जो जैसे दिया गया, यहाँ पे 6 पे दिया गया है और यहाँ पे 9 पे दिया गया है, ये 10 रो अगर हम ऐसे छोड़ दें, यानी कि 10 के घाते 3 यहाँ नहीं करेंगे तो 3 अंक पे हमारा 10 रो 1 2 यहाँ पे 3 अंक पे 10 रो आ जाएगा, तो 3 अंक पे 10 रो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो है हम ये पूरा मान जो गुणा करने के बाद आया है 2304 गुणे यहाँ पे, इनको हम सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 10 की घात को बैलेंस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 0 आएगा और इधर जब आप जो है 2 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 40। अब यहाँ फिर बटे में आपका आया है, ये आ जाएगा 1 0 1 फिर 3 6 और ये आपका 9 आया था, तो यहाँ 9। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि कितने अंक पे जो है आप देखिए 1 2 3 4 5, अब इसका यहाँ पे आप जब भाग देंगे यानी कि अब इतने का जो है गुणा भाग करेंगे तो इसके बाद जो है जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसका जो नियतांक का जो मान आया है उसको आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप फिर से जो है यहाँ से गुणा भाग कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए 9 है, अगर ये 9 दिया तो इसको हम 7 मान लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है भाग देंगे, देखिए। ठीक, तो यहाँ से इसको हम 1 0 1 6 और इसको हम जो है 6 को बल्कि हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, इधर 1 2 3 4 अंक है, तो 10 लोग बढ़ाएंगे तो ये 5 होगा, 5 अंक हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि एक बार आप जो है अगर भाग आपको ले जाना है तो 2 बार ले जा सकते हैं, 2 बार यहाँ पे भाग जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ तो 7 दूना 14, फिर यहाँ पे ये आप जब गुणा करेंगे तो एक जो है 2 3 6 1 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2 और ये जो है फिर 0, फिर यहाँ पे 2 आएगा, इसको फिर माइनस करेंगे तो ये आपका जितना भी आएगा यानी कि 2 दशमलव ये मतलब 2 दशमलव करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप मान रख रहे हैं इसको जो है टोटल मान जो आप रखिएगा वो 0.2 करके गुणे 10 के घाते 40 कर देंगे, और यहाँ अगर इसको इस बार ले जाएंगे दशमलव को तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 2 दशमलव ये 3 वगैरह आएगा, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिएगा गुणे 10 के घाते माइनस आपका 39 प्लस में आपका 39 ये बचेगा। ठीक, यानी जो आपका आंसर आएगा ये 2 दशमलव जो है 3 गुणे 10 के घाते 39 आ जाएगा प्लस में। अब देखिए तो इन नियतांकों का ये जो मान आया है इतना आया है, बाकी यह अनुपात क्या बताता है, तो ये अनुपात जो है आपको ये बताता है, ये जो अनुपात दिया है ये आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आपका गुरुत्वीय बल होता है उन दोनों में आकर्षण, मतलब उन दोनों का अनुपात दिया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आप जानते हैं आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो के नियतांक मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। तो अगर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में भी A के बराबर आवेश
और जो है इलेक्ट्रॉन पर भी ई के बराबर आवेश, प्रोटॉन पर भी ई के बराबर आवेश मूल आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी, और इधर जो है आपका फिर जो है अपान आर स्क्वायर रहेगा। तो यानी कि ये बोल रहा है कि सेम स्थान पर रखें, जैसे मान लीजिए सेम स्थान पर अगर मान लो एक जगह पे हम प्रोटॉन रखे हैं या यहाँ पे प्रोटॉन रखें, यहाँ पे सेम स्थान पे फिर इलेक्ट्रॉन रखें, तो इनके बीच वैद्युत बल भी पूछ रहा है, यानी वैद्युत जो बल है यानी वैद्युत बल और जो है जो इनके बीच गुरुत्वीय बल है या इनके बीच जो गुरुत्वीय बल है उन दोनों का आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो वैद्युत बल जो आएगा वो आपका इतना आ जाएगा, फिर गुरुत्वीय बल जो रहेगा वो G m1 m2 अपान आर स्क्वायर रहेगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका जो मान आया है वो K, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मान आपका आएगा दोनों बलों का अनुपात वो K फिर E स्क्वायर हो जाएगा बटे में G m1 m2, ठीक है। तो वही वाला मान यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए यहाँ संकेत दे दिया है कि m का द्रव्यमान यहाँ m का द्रव्यमान। तो ये जो अनुपात क्या बताता है, ये अनुपात आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब एक निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल और जो है वैद्युत आकर्षण बल और जो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल है, उन दोनों का यहाँ पे अनुपात दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो बल बताता है ये इन दोनों का अनुपात बताता है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो चौथा आपका प्रश्न है उसमें दो प्रश्न दिए गए हैं आपका ए और बी करके। पहले ए वाले में पूछ रहा किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या आप मतलब आपका क्या तात्पर्य है या इससे आप क्या समझते हैं। तो प्रकथन का मतलब है प्रश्न में जो कथन दिया गया उससे क्या समझते हैं। देखो किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, तो आपको बताया गया था किसी वस्तु का वैद्युत आवेश जो क्वांटीकृत है, इसके लिए आपको बताए थे कि जो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, यानी कि जैसे किसी वस्तु पर आवेश है तो जो किसी वस्तु पर आवेश होता है, तो अगर हम कोई वस्तु मान लो यहाँ पे मान रहे हैं तो किसी वस्तु का जो आवेश रहेगा वो या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अगर कोई वस्तु है उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अगर अधिकता के कारण अगर आवेश रहता है तो ऋणावेश और कमी के कारण अगर आवेश रहता है तो धनावेश रहता है। तो इसके लिए कि जो मूल आवेश का यहाँ पे जैसे आवेश का जो क्वांटीकरण है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी वस्तु को जब आवेशित कर रहे हैं यानी किसी वस्तु को जब आवेशित करें तो जितना मन चाहे उतना आप आवेशित नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो मूल आवेश होता है यानी कि E 1.6 × 10⁻⁻19 गुना, क्योंकि आप जैसे इस वस्तु को आवेशित करना है तो अगर इस वस्तु को मान लो कोई गोला चालक गोला उसको आवेशित करना, मान लीजिए उस पर एक इलेक्ट्रॉन हम अधिकता मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक देंगे तो उस पर जो आवेश आएगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा। अब ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि आप जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे या 3.5, यानी कि आप जब भी उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस मात्रा में देंगे, ना कि 1 गुना, 2, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। तो यानी कि जब भी आप आवेश देंगे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो वही बोला जा रहा है कि ये जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, यानी कि आप जो जानते हैं Q बराबर E से, तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश देखेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन के कारण या 3 इलेक्ट्रॉन के कारण या 4 इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर वो इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो आवेश की कमी होती है, तब वो प्रोटॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन के निकालने पर ही प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो प्रोटॉन की अधिकता होगी तो 1 प्रोटॉन के कारण, 2 प्रोटॉन के कारण, 3 प्रोटॉन के कारण। तो यहाँ पे आप समझिएगा इस कथन का जो तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, अपितु वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई जो मूल आवेश होता है कि पूर्ण गुणजों में दिया जा सकता है। पूर्ण गुणज का मतलब आपको बताएं कि 1 गुना या फिर 2 गुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना या फिर 5 गुना। पूर्ण संख्या जानते हैं ना कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, यानी कि 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण गुणज का मतलब अब पूर्ण संख्या से गुणा, यानी कि या तो आप 0 गुना या 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना इस तरह से आप आवेश देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय
हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि बड़े पैमाने पे जो विद्युत आवेश दिया जाता है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, यानी कि आवेश को अगर हम बड़े पैमाने पर देखते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, जैसे 5000, 7000 या 10000, इस तरह से अगर बड़े पैमाने पर हम आवेश देखते हैं तो वहां पे जो क्वांटीकरण की उपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब ये मान लिया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे आपको बोले 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसी भी पदार्थ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से देते हैं तो आवेश का क्वांटीकरण हम सीखते हैं। लेकिन अगर जो है 5000 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी संख्या या आवेशों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम इसको मान लेते हैं तो ये एक सतत रूप से यहाँ पे वितरित है, यानी एक समान रूप से वितरित है, तो इसको हम एक समान रूप से यानी चारों तरफ इसको वितरित इस तरह से मान लेते हैं। तो उसमें 1, 2, जैसे अगर ये आवेश कम रहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आवेश, यहाँ पे या जो पदार्थ रहेंगे इधर आवेश, इधर आवेश की अधिकता है। लेकिन अगर ज्यादा आवेश रहेंगे, यानी कि आवेश की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वहां पे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश आप देखेंगे या ज्यादा प्रोटॉन के कारण आवेश देखेंगे, तो एक समान रूप से आप इसको पूरी तरह से वितरित मान लेंगे कि जितने भी इसमें कण हैं सब पर जो है प्रोटॉन की अधिकता है, या फिर जितने कण रहेंगे सब पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी। तो उसी के संबंध में यहाँ पर स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर जो व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 1 कूलम, जैसे 1 माइक्रो कूलम आवेश है, तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम आवेश में लगभग जो है 1000 आपके 13, लगभग 1013 मूल आवेश सम्मिलित होते हैं, यानी कि 1 कूलम माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रो कूलम आवेश में 1013 जो है मूल आवेश सम्मिलित होते हैं। तो जो है ऐसी अवस्था में हम आवेश को सतत मानकर, मतलब ऐसी अवस्था में जब ज्यादा 1000 से ज्यादा है, मान लीजिए 1013 है, तो ऐसी अवस्था में हम आवेश को चारों तरफ से सतत मान लेते हैं, ना कि क्वांटीकृत मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक, देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर कोई कांच की छड़ हो, कोई कांच की छड़ मान लेते हैं कि एक ऐसी कांच की छड़ है, ठीक है, इसको रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो आप ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हम 2 यहाँ पे कांच की छड़े हैं, मतलब एक कांच की छड़ है, एक मान लेते हैं कि किसी तरीके से ये रेशम का टुकड़ा है, तो दोनों को आपस में जब रगड़ते हैं तो एक का आवेश, मतलब एक पर आवेश जो है एक का आवेश दूसरे पे चला जाता है, या फिर मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है। जब दूसरे पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक पर जो है धनावेश, मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋणावेश, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनावेश। कहने का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। और इस प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी प्रेक्षण किया जाता है। तो स्पष्ट कीजिए कि ये जो है आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो मान लीजिए अगर हम ये समझें कि मान लीजिए ये जो है कांच है, ठीक, ये एक कांच है, और दूसरा मान लीजिए इसमें कोई और छड़ हम लेके आ रहे हैं, जो मान लीजिए इस छड़ पर हम रेशम का टुकड़ा लगाए हुए हैं, जो दूसरी वाली छड़ है, तो मान लीजिए ये रेशम है, ठीक। जब इस पे क्या करेंगे कि एक छड़ को दूसरे छड़ पे आपस में जब रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाएगा। तो यानी कि अब देखो, पहले ये भी क्या था, जैसे ये वाला आवेश अनावेशित था, ये भी अनावेशित था, तो जब इस पे एक दूसरे को रगड़े हैं तो आप जानते हैं कि इस पे बराबर जितना इस पर एक पर धनावेश आएगा, दूसरे पे बराबर उतना ही ऋणावेश आएगा। तो धनावेश आने का मतलब क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल के दूसरे वाले पे गया होगा। दूसरे पे अगर हम माने कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश रहता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इस पे 2 प्रोटॉन के बराबर आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेंगे तो इस पे 2 प्रोटॉन की अधिकता होगी।
और इस पर आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश। और ये चीजें सब चीजों में होती है, यानी जिन पे रगड़ने के बाद दोनों पे आवेश, जैसे जिन वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण होता है तो एक पर उतना ही जो है धनावेश रह जाता है जितना जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋणावेश आता है। ठीक, ये प्रश्न आप ये समझिए कि जो है अगर मान लीजिए रेशम से इलेक्ट्रॉन निकलकर कांच की छड़ पे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन की इस पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और इस पर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होगी, तो जिस पर कमी होगी इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या हो जाएगा प्रोटॉन की अधिकता, उस पर प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब एक प्रोटॉन की इस पर अधिकता हो जाएगा। तो कांच की छड़ पे मान लेते हैं कि ऋणावेश, तो ये इधर आपके रेशम की छड़ पे क्या हो जाएगा, ये धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, एक छड़ पे किसी पे एक पे ऋणावेश आता है तो किसी एक पे धनावेश। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कि ये 5 प्रश्न आपका हो गया है। फिर अगले वीडियो में हम जो है बाकी अन्य 5 प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।